नमस्कार दोस्तों, श्रापित फाइल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय बिसेन है। उस समय मेरी उम्र 31 साल थी और मैं सिंचाई विभाग में गेज रीडर था, यानी पानी नापने वाला। ये काम सुनने में बहुत छोटा लगता है, असल में ये बहुत अकेला काम है। दिन में 2 बार, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मुझे जलाशय का स्तर नापना होता था। घाट की सीढ़ियों पर लोहे की एक पट्टी लगी थी, उस पर मीटर और सेंटीमीटर के निशान बने थे। पानी जहां तक आता वही आंकड़ा मैं अपनी बही में दर्ज कर देता, तारीख, समय, स्तर और नीचे अपने दस्तखत। बस इतना ही। बांध का असली नाम मैं नहीं बताऊंगा, नदी का भी नहीं और उस कस्बे का भी नहीं। वहां आज भी लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई उनसे सवाल पूछने पहुंचे। इस कहानी में मैं बांध को सिंदूरी बांध कहूंगा, नदी को बांझी और कस्बे को बेलखेड़ा। बात मई 2019 की है। उस साल गर्मी ने हद कर दी थी। पिछली बरसात में पानी बहुत कम गिरा था। मार्च में ही खेत सूख गए थे और अप्रैल में नहर की सप्लाई आधी कर दी गई थी। मई की दोपहर में तापमान 44-45 तक चला जाता था। ऐसी गर्मी में जलाशय हर दिन थोड़ा थोड़ा उतरता है। कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ नहर में जाता है, कुछ बेलखेड़ा की पीने की सप्लाई में। मैं हर शाम वही उतार बही में लिखता था। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कभी 6 बांध से थोड़ा हटकर विभाग की एक पुरानी कॉलोनी थी। 6 क्वार्टर, एक दफ्तर, एक स्टोर रूम, एक पंप हाउस और 8-10 महुआ के पेड़। इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं था। सबसे नजदीकी बाजार बेलखेड़ा था, 17 किलोमीटर दूर। शाम के बाद एक ही बस आती थी और वह भी अक्सर नहीं आती थी। मैं क्वार्टर नंबर 3 में रहता था। मेरे साथ मेरी पत्नी सरिता थी और 3.5 साल की बेटी तनु। सरिता को वह जगह पसंद नहीं थी। बिजली दिन में 4-5 बार जाती थी और कूलर बंद होते ही कमरा तंदूर बन जाता था। वह हर महीने कहती थी कि तबादला करवा लो, कस्बे में छोटा सा किराए का कमरा ही ठीक है। मैं हंसकर टाल देता था। सरकारी नौकरी में जगह अपने हिसाब से नहीं मिलती। तनु को अंधेरे से डर लगता था। रात में बिजली जाती तो वह मेरी बांह पकड़कर सो जाती थी। सरिता उसके लिए एक छोटी लालटेन जलाकर रखती थी। मुझे आज भी याद है, उन दिनों तनु को गिनती सीखने का शौक चढ़ा था। 1 से 20 तक गिनकर वह हर बार पूछती थी, पापा आगे क्या आता है। कॉलोनी में मेरे साथ 2 लोग और थे, रामेश्वर कुमरे और शरद मरकाम। रामेश्वर पंप ऑपरेटर था, उम्र 47 के आसपास। वह उस बांध पर 20 साल से था और उससे पहले उसका बाप भी वहीं मजदूरी करता था। उसकी बाईं टांग में हल्का लंगड़ापन था। 2003 में पंप हाउस की सीढ़ी से गिरकर उसका घुटना टूटा था और ठीक से जुड़ा नहीं। बरसात में उसे उस घुटने में दर्द रहता था। वह बहुत कम बोलता था, चाय बहुत तेज पीता था और शाम को महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीता था। शरद ठेके का मजदूर था, 24 साल का, दुबला हंसमुख लड़का। वह मरकाही गांव से आता था और उसका काम पंप हाउस की सफाई, कीचड़ हटाना और जो कहा जाए वह करना था। उसे सरकारी नौकरी का बहुत शौक था। वह हर हफ्ते मुझसे पूछता था, भैया पक्की भर्ती कब निकलेगी, मेरा नाम भी लिस्ट में डलवा दो। एक बात मुझे उसकी हमेशा याद रहती है, हाजिरी की बही में ठेके के मजदूरों के नाम पूरे नहीं लिखे जाते थे। मजदूर 1, मजदूर 2 लिखकर आगे अंगूठे का निशान ले लिया जाता था। शरद को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने एक दिन मुझसे कहा, भैया मेरा पूरा नाम लिखो ना। शरद मरकाम। सरकारी कागज में नाम लिखा रहे तो आदमी को अच्छा लगता है। मैंने उसका नाम लिख दिया था, पूरा नाम, अपनी नीली स्याही से, अपने हाथ से। बही के मामले में मुझे बहुत सख्त तालीम मिली थी। मुझसे पहले जो गेज रीडर था, सुखनंदन बाबू, उसने रिटायर होने से पहले 3 महीने मुझे साथ रखा था। उसका एक ही उपदेश था, बही सरकारी गवाही है, इसमें जो लिखा है वह सच है, जो नहीं लिखा वह हुआ ही नहीं। और अगर कुछ काटना पड़े तो मिटाना नहीं, ऊपर से नई लिखाई नहीं, कागज फाड़ना नहीं, एक साफ लाइन खींचो, बगल में सही बात लिखो, तारीख डालो।
और नीचे दस्तखत करो, वरना कागज झूठा हो जाता है और झूठा कागज आदमी को खा जाता है। तब मुझे ये बुजुर्ग आदमी की सख्ती लगती थी। आज मैं जानता हूं कि उसने मुझे क्या बताया था। मेरे काम में एक और चीज थी, डूब स्तंभ। जब बांध बना था तो जितनी जमीन पानी में डूबनी थी उसकी सीमा पर सीमेंट के खंभे गाड़े गए थे। हर खंभे पर नंबर और ऊंचाई लिखी थी, 1 से 24 तक। गर्मी में जब पानी उतरता तो विभाग से आदेश आता कि सारे खंभे देखकर रिपोर्ट दो, कोई टूटा है या नहीं, किसी ने हटाया है या नहीं। हमारी कॉलोनी का दफ्तर 7 नंबर खंभे से बस थोड़ी दूर था, यानी कागज पर हमारा दफ्तर भी डूब क्षेत्र के अंदर ही आता था। हम इस बात पर हंसते थे। उस साल पानी इतना उतर गया था कि जलाशय के पेट से पुरानी चीजें निकलने लगी थीं। सूखी लकड़ियां, टूटी बैलगाड़ी का पहिया, पत्थर की एक चक्की, कहीं कहीं दीवारों की जड़ें। शरद ऐसी चीजें उठाकर दफ्तर के बाहर रख देता था। एक शाम रामेश्वर ने चाय पीते हुए कहा, इस बार पानी उतना ही उतरेगा जितना 94 में उतरा था। मैंने पूछा, 94 में क्या था? उसने बीड़ी बुझाई और बोला, उस बार पुराना गांव निकल आया था, छत तक। जो लोग नीचे रह गए थे उनके घर। मैंने कहा, गांव तो हटा दिया गया था ना? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हटाया गया था साहब, पर सब नहीं हटे थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसी बातें हर बांध पर सुनने को मिलती हैं। किसी को डूबा हुआ मंदिर दिखता है, किसी को घंटी सुनाई देती है। मैं आंकड़े लिखने वाला आदमी था, मुझे संख्या पर भरोसा था, कहानी पर नहीं। 20 मई की शाम को यह भरोसा हिल गया। उस दिन सुबह 6 बजे मैंने स्तर लिखा था, 12 मीटर 94 सेंटीमीटर। शाम 6 बजे मैं दोबारा घाट पर गया। पानी उतर चुका था और लोहे की पट्टी दूर छूट गई थी। मैंने पट्टी के निशान देखे और मेरे हाथ रुक गए। पानी 12 मीटर 53 पर था, यानी 12 घंटे में 41 सेंटीमीटर। यह हो नहीं सकता था। इतनी गर्मी में भी दिन भर में 6-7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं उतरता। 41 सेंटीमीटर पानी का मतलब लाखों लीटर होता है। उतना पानी अगर कहीं गया है तो नहर में गया होगा या नीचे नदी में छोड़ा गया होगा, और उसकी आवाज पूरी कॉलोनी को सुनाई देती। मैंने पहले पट्टी जांची, वह अपनी जगह पर कसी हुई थी। पेंच ठीक थे, निशान साफ थे, कीचड़ जमा नहीं था। फिर मैंने फीते से नाप लिया, वही आंकड़ा। फिर मैं दफ्तर गया और नहर वाले भाई साहब को फोन लगाया। 3 बार में लाइन लगी। उसने कहा कि उस दिन गेट खोला ही नहीं गया, सप्लाई का दिन कल है। मैंने बांध के गेट देखे, सूखे और बंद। मैंने रामेश्वर को बुलाया। उसने पट्टी देखी, पानी देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, कहीं रिसाव है क्या? उसने कहा, रिसाव होता तो नीचे नाले में पानी दिखता। साहब, हम दोनों घाट पर खड़े थे। सूरज डूब रहा था और पत्थर अभी भी तवे जैसे गर्म थे। तभी मेरी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। जिस जगह पानी हफ्ते भर पहले था, उससे ऊपर की सीढ़ियां पूरी तरह सूखी थीं। धूल जमी हुई उन सूखी सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे। नंगे पैर, छोटे पैर, किसी बच्चे जैसे। निशान पानी की तरफ से आ रहे थे और ऊपर की ओर जा रहे थे। 7-8 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वे अचानक खत्म हो गए थे। वापस लौटने के निशान कहीं नहीं थे। मैंने चारों तरफ देखा। घाट पर हमारे अलावा कोई नहीं था। मैंने आवाज लगाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। उस गर्मी में गीला निशान 2 मिनट भी नहीं टिकता, लेकिन जब तक हम खड़े रहे वे निशान वैसे ही चमकते रहे। रामेश्वर ने पीछे हटकर कहा, चलिए साहब, अंधेरा हो रहा है। मैंने उस रात बही में स्तर लिख दिया, 12 मीटर 53 सेंटीमीटर। साथ में टिप्पणी लिखी कि गिरावट असामान्य है। पट्टी और गेट जांचे गए, कारण नहीं मिला। मैंने पैरों के निशान के बारे में कुछ नहीं लिखा। यह मेरी पहली गलती थी, लेकिन आखिरी नहीं। अगली सुबह 6 बजे मैंने फिर नापा, 12 मीटर 49, यानी रात भर में सिर्फ 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सामान्य। मुझे सच में राहत मिली। मैंने सोचा कि शाम को नापने में मुझसे ही कोई चूक हुई होगी। ऐसा होता है, धूप में आंखें थक जाती हैं और पट्टी के निशान एक जैसे दिखने लगते हैं। मैंने फिर भी नियम से काम किया और बेलखेड़ा के दफ्तर में फोन लगाकर उप अभियंता सोनी साहब को बता दिया। उन्होंने पूरी बात सुनकर कहा, पट्टी में गड़बड़ होगी,
मिस्त्री भेजते हैं। फिर थोड़ा रुक कर बोले, और बिसेन, बही में यह असामान्य वाली टिप्पणी मत लिखो। ऊपर फाइल जाएगी तो जांच बैठ जाएगी और परेशान तुम ही होगे। जो ना पाए बस वही लिखो। मैंने जी साहब कह दिया, लेकिन टिप्पणी मैंने नहीं काटी। उस दिन से मैंने एक काम अपने मन से शुरू किया। सरकारी नाप दिन में 2 बार होती थी, लेकिन मैं रात 10 बजे और रात 2 बजे भी टॉर्च लेकर घाट पर जाने लगा। ये आंकड़े मैंने बही में नहीं, अपनी जेब वाली छोटी कॉपी में लिखे। मुझे यह पता करना था कि पानी दिन में जाता है या रात में। 22 मई की रात कुछ नहीं हुआ। 10 बजे, 2 बजे, दोनों बार सामान्य। 23 मई की रात मैं 2 बजे घाट पर पहुंचा और वहीं बैठ गया। हवा नहीं थी। जलाशय बिल्कुल शांत था, जैसे कांच की चादर। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी के किनारे पर डाली और आखिरी सीढ़ी के जिस निशान तक पानी आ रहा था उसे याद कर लिया। 10-15 मिनट बाद मुझे लगा कि निशान बदल गया है। मैंने ध्यान से देखा, पानी उतर रहा था मेरे सामने, मेरी आंखों के आगे। जब कोई बड़ा गेट खुलता है तो पानी बहता है और उसकी आवाज आती है। नहर में जाता है तो चक्कर बनता है, झाग बनता है। वहां कुछ नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। पानी बस नीचे बैठ रहा था, जैसे किसी बर्तन में छेद हो और सारा पानी चुपचाप नीचे उतर रहा हो। मैं दौड़कर रामेश्वर के क्वार्टर गया और दरवाजा पीटा। वह लालटेन लेकर आया। हम दोनों घाट पर खड़े रहे और आधे घंटे में पानी हमारे सामने एक एक सीढ़ी छोड़ता चला गया। सुबह मेरी कॉपी में लिखा था कि रात 12 से 2 के बीच 26 सेंटीमीटर गया था। रामेश्वर ने लालटेन नीचे रखी और कहा, यह पानी बाहर नहीं जा रहा है साहब, नीचे जा रहा है। मुझे उस वक्त यह बात बेकार लगी। मेरे दिमाग में एक और बात थी, और वह बहुत सीधी बात थी। चोरी उस साल सूखा था। नदी के उस पार गांव वालों के गन्ने और सब्जी के खेत सूख रहे थे। ऐसे मौसम में लोग रात में बड़े पंप लगाकर जलाशय से पानी खींच लेते हैं। यह बहुत आम बात है और हमारे इलाके में हर गर्मी में होती है। रात के अंधेरे में 10-12 पंप एक साथ और सुबह तक पानी नीचे। मुझे लगा कि इस बार यही हो रहा है और चोर होशियार हो गए हैं। अगले दिन सुबह मैं रामेश्वर को बाइक पर बैठाकर उस पार गया। सीधी दूरी 2 किलोमीटर थी, लेकिन जलाशय के किनारे किनारे घूमकर जाना पड़ता था। 9 किलोमीटर, कच्चा रास्ता, बालू और 40 मिनट का समय। हमने पूरे किनारे की जांच की। कहीं पाइप नहीं, कहीं पंप की जगह नहीं, कहीं ट्रैक्टर के ताजा निशान नहीं। खेत सच में सूखे पड़े थे। एक बुजुर्ग किसान ने हमें उलटा ताना मारा, साहब, हमारे पास पानी चोरी करने का डीजल भी नहीं है। वापसी में हम जलाशय के पेट में उतरे। जहां पानी हट चुका था वहां पुराना गांव निकल आया था। यह देखने में जितना अजीब है, उससे ज्यादा उदास करने वाला था। कीचड़ सूखकर सीमेंट जैसा सख्त हो गया था और उसमें दरारें पड़ी थीं। उन दरारों के बीच दीवारों की जड़ें थीं, घुटने भर ऊंची, कहीं कमर भर ऊंची। पत्थर और गाड़े की दीवारें, गलियों की लकीरें साफ दिख रही थीं। एक चौकोर चबूतरा था जिसके ऊपर पीपल का ठूंठ खड़ा था। एक जगह लोहे का हैंडपंप था, आधा कीचड़ में ढंसा, और एक लंबी दीवार पर काला रंग किया हुआ हिस्सा था जिस पर सरकारी नारा लिखा था। अक्षर आधे घुल चुके थे। मैं सिर्फ इतना पढ़ पाया, पढ़ो और। रामेश्वर उस दीवार से 10 कदम पहले रुक गया। उसने कहा, मैं यहीं ठीक हूं। मैंने कहा, यह गांव कौन सा है? उसने कहा, खपरा टोला। मेरे बाप ने इसकी बिजली की लाइन काटने का काम किया था। मैंने खंभों का हिसाब लगाया। पुराना गांव 11 नंबर और 14 नंबर डूब स्तंभ के बीच पड़ता था। हमारा दफ्तर 7 नंबर के पास था, यानी हम और वह गांव दोनों एक ही डूब क्षेत्र के अंदर थे। तब मुझे यह बात सिर्फ नक्शे की बात लगी। दोपहर में शरद ने वह सूखी गली देखी तो उसकी आंखें चमक गईं। उसने कहा, भैया, ऐसे गांव में पीतल के बर्तन दबे रहते हैं। 1-2 लौटा भी मिल गया तो 1000 रुपए का माल है। मैंने साफ मना कर दिया। सरकारी डूब क्षेत्र है, वहां से
कुछ उठाया और पकड़े गए। तो नौकरी तो मेरी जाएगी, तेरा ठेका भी जाएगा। वह हंसा और बोला, ठीक है भैया, फिर तो देखने भी नहीं जाऊंगा। मुझे उस वक्त लगा कि बात खत्म हो गई। 24 मई की रात हमने चोरों को पकड़ने का पक्का इंतजाम किया। मैंने बेलखेड़ा से एक बड़ी टॉर्च मंगवाई। रामेश्वर लाठी लेकर आया। हम दोनों पंप हाउस के पीछे दीवार की छाया में बैठ गए। शरद को मैंने कह दिया था कि तू क्वार्टर में रह। रात 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ। गर्मी इतनी थी कि पत्थर से भाप निकल रही थी। मच्छर काट रहे थे। दूर कहीं सियार बोला। रामेश्वर बीच बीच में करवट बदलता और अपना घुटना दबाता रहा। करीब 12:45 बजे नीचे से आवाज आई। पहले मुझे लगा कोई पढ़ रहा है, धीमी, बिना उतार चढ़ाव वाली आवाज, जैसे स्कूल में मास्टर हाजिरी लगाता है। एक नाम, फिर थोड़ी चुप्पी, फिर अगला नाम। मैंने सांस रोक ली। आवाज पुराने गांव की तरफ से आ रही थी। सुखराम टेकाम। चुप्पी। फुलवाबाई टेकाम। चुप्पी। कजरी। भोला। हर नाम के बाद एक हल्की सी आवाज आती थी, जैसे कोई बहुत दूर से बहुत थककर कहता है, हाजिर। वह आवाज हर बार अलग थी। एक भारी, एक औरत की, 2 बच्चों की। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने रामेश्वर की तरफ देखा। वह लाठी छोड़कर दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे बैठा था। हाजिरी रुकी नहीं। धनीराम आर्मो, इस नाम के बाद कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल की चुप्पी रही और फिर वही आवाज थोड़ा तेज हो गई, जैसे मास्टर दोबारा पुकारता है, धनीराम आर्मो। फिर चुप्पी और फिर उसने कहा, रामेश्वर कुमरे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी आदमी को उस तरह कांपते नहीं देखा। रामेश्वर ने अपने ही मुंह पर हथेली दबा ली, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां गाल में गड़ गईं। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और वह सिर हिला रहा था। नहीं, नहीं, नहीं। नीचे से आवाज ने वही नाम दोबारा पुकारा। तीसरी बार भी पुकारा। तीनों बार कोई जवाब नहीं गया। उसके बाद आवाज बंद हो गई। रामेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कॉलोनी की तरफ ले गया। उसका लंगड़ापन उस रात दिख भी नहीं रहा था। मेरे क्वार्टर में घुसकर उसने अंदर से कुंडी लगाई, जमीन पर बैठ गया और बहुत देर तक सांस लेता रहा। मैंने पानी दिया। उसने आधा गिलास एक सांस में पिया और बोला, साहब, आगे जो भी हो, एक बात याद रखिए, वह नाम पुकारे तो जवाब मत देना, कभी मत देना। न हां, न हाजिर, न कौन, कुछ नहीं। मैंने पूछा, यह धनीराम कौन है? उसने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, 94 में जो गेज रीडर था, आपकी जगह पर बैठता था, उसकी बही आज भी स्टोर रूम की पेटी में पड़ी है। सुबह मैं स्टोर रूम गया। टीन की एक पेटी वहां कोने में पड़ी थी, जिस पर पुराना ताला था। चाबी हमारे पास नहीं थी। सरकारी रिकॉर्ड की चाबी बेलखेड़ा के दफ्तर में रहती थी। मैंने रामेश्वर से पूछा, धनीराम का हुआ क्या था? उसने कहा, जून 94 में गायब हो गया। रात को नापने गया था, लौटा नहीं। ढूंढा गया पर पानी में कुछ नहीं मिला, ना लाश, ना जूता। और विभाग ने क्या लिखा? जो सबसे आसान था साहब, बिना सूचना अनुपस्थित, यानी भाग गया। नौकरी से नाम कट गया। उसकी औरत को न पेंशन मिली न मुआवजा। कागज में वह आज भी जिंदा है और भगोड़ा है। मुझे वह बात रात भर कटी रही। भूत प्रेत से ज्यादा मुझे यह बात बुरी लगी कि एक आदमी गायब हो गया और फाइल में लिख दिया गया कि वह बिना बताए चला गया। 25 मई को मैं सुबह की बस से बेलखेड़ा गया। 17 किलोमीटर में 45 मिनट लगे। मैंने सोनी साहब के सामने 2 बातें रखीं। पहली, स्टोर रूम की पेटी की चाबी चाहिए। दूसरी, 94 की गेज बही देखना चाहता हूं, क्योंकि उस साल भी ऐसी गिरावट थी। उन्होंने चाय पिलाई और कहा, बिसेन, पुराना रिकॉर्ड चाहिए तो लिखित में दो, साथ में यह भी लिखो कि किस काम के लिए चाहिए। फिर उन्होंने मेज से एक कागज निकाला और यह लो, ऊपर से आदेश आया है। जलाशय का पानी बहुत नीचे है,
तो जो पुरानी संरचनाएं बाहर निकली हैं उनकी फोटो और नाप लेकर रिपोर्ट भेजो। गाद कितनी जमी है ये पता करना है। मैं वह कागज लेकर लौटा। मजाका देखिए, जिस जगह मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था वहां जाना अब मेरी सरकारी ड्यूटी बन गई थी। 26 मई को सुबह 7 बजे हम नीचे उतरे। मैं, शरद और रामेश्वर, साथ में फीता, एक लोहे की सलाख, पानी की बोतल और मेरा मोबाइल। सुबह की रोशनी में वह जगह डरावनी नहीं लगती थी, बस बहुत बुझी हुई लगती थी। सूखे कीचड़ में जूता मारने पर खोखली आवाज आती थी। हवा में सड़ी काई और मरी मछली की बो थी। जिन जगहों पर पानी अभी भी जमा था वहां काली मिट्टी थी जो घुटनों तक पकड़ लेती थी। मैंने जो सोचा था वही किया। दीवारों की ऊंचाई नापी, चबूतरे की चौड़ाई नापी, फोटो लिए। शरद पिता पकड़ने में मदद कर रहा था और रामेश्वर बाहर की तरफ ऊंची जमीन पर बैठा रहा। वह एक बार भी गांव की सीमा के अंदर नहीं आया। 11 बजे के आसपास शरद ने मुझे बुलाया। वह चबूतरे से थोड़ा हटकर खड़ा था। वहां कीचड़ में 2 लोहे के पाइप गड़े थे और उन पर टीन की एक बड़ी चादर कसी थी। चादर झुकी हुई थी और नीचे का हिस्सा कीचड़ में था। वह सरकारी सूचना पट्ट था। हमने पानी डालकर उसे रगड़ा। नीचे सफेद रंग से लिखी लिखाई निकलने लगी। ऊपर मोटे अक्षरों में था ग्राम खपरा टोला। नीचे लिखा था पुनर्वास सूचना। ग्राम दिनांक 30 जून 87 तक खाली करें। उसके नीचे नाम थे। 2 कॉलम में नंबर डालकर 1 से 37 तक। कुछ नाम बिल्कुल मिट चुके थे, कुछ आधे पढ़े जा सकते थे और सबसे नीचे 4 नामों के सामने दूसरे रंग से बाद में लिखा गया एक शब्द था, अपात्र। मैं उस टीन के सामने बहुत देर बैठा रहा। नाम साफ पढ़ने में नहीं आ रहे थे, लेकिन पहले नाम का पहला हिस्सा पढ़ा जा सकता था, सुखराम। उसके नीचे फुलवारात वाली आवाज ने ये दोनों नाम सबसे पहले पुकारे थे। मैंने पट की 5-6 फोटो ली। मोबाइल गर्मी से गर्म होकर बंद होने लगा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किया। लौटते समय मैंने देखा कि शरद ने अपनी जेब में कुछ रखा है, पीतल का एक छोटा गिलास। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वह गिलास लिया और जहां से उसने उठाया था वहीं रखवा दिया। रामेश्वर ने भी डांटा। हम दोनों को लगा कि खतरा चीजों में है, कि उस गांव से कुछ उठाना नहीं चाहिए। हम दोनों गलत थे, लेकिन यह मुझे बहुत बाद में समझ आया। उसी शाम ठेकेदार का मुनीम 15 दिन की मजदूरी की लिस्ट बनवाने आया। ये हर पखवाड़े का काम था और ये भी मुझे ही करना था। मैंने हाजिरी की बही खोली और नाम चढ़ाने लगा। शरद पास खड़ा था। वह बोला, भैया पूरा नाम। मैंने लिखा, शरद मरकाम। सामने तारीख, नीचे उसका अंगूठा। वह कागज देर तक देखता रहा, जैसे बच्चे नए कपड़े देखते हैं। फिर बोला, अगले महीने मां के लिए चश्मा बनवाना है, रात को सोने से पहले। मैंने शरद को समझाया। मैंने कहा, रात में नीचे से कोई आवाज आए, कोई बुलाए तो जवाब मत देना, दरवाजा मत खोलना। वह हंसा। उसने कहा, भैया आप भी रामेश्वर काका जैसी बात करने लगे। मैंने कहा, मजाक कर नहीं, मान ले। उसने ठीक है भैया कहा और अपने कमरे में चला गया। वह स्टोर के बगल वाले छोटे कमरे में सोता था। रात करीब 12:30 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि बाहर कोई मेरी आवाज में बोल रहा है। यह समझाना मुश्किल है। वह बिल्कुल मेरी तरह बोल रहा था। वही लहजा, वही झल्लाहट। वह कह रहा था, शरद, ओ शरद, पंप चालू करना है, जल्दी आ। मैं चारपाई से उठा तो मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा, चांद था और सब साफ दिख रहा था। शरद अपने कमरे से निकलकर नंगे पैर, बिना टॉर्च, घाट की तरफ जा रहा था। उसने बनियान पहनी थी और हाथ में कुछ नहीं था। वह दौड़ नहीं रहा था, आम रफ्तार से चल रहा था, जैसे रोज काम पर जाता है। मैंने दरवाजा खोला और चिल्लाया, रुक! वह नहीं रुका। मैं बिना चप्पल बाहर भागा। पीछे से रामेश्वर भी निकला। मैंने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा 2 बार।
3 बार। आज मुझे नहीं पता कि उससे कुछ बिगड़ा या नहीं, लेकिन वह आवाज आज भी मेरे सिर में है। शरद घाट की सीढ़ियां उतर गया और सूखे कीचड़ पर चलने लगा। हम 60 कदम पीछे थे। मैं दौड़ रहा था और मेरे नंगे पैरों में पत्थर गड़ रहे थे। रामेश्वर अपनी टांग की वजह से पीछे रह गया था। वह पुरानी गलियों की तरफ बढ़ रहा था। बीच में वह एक बार रुका। मुझे लगा कि अब वह पलटेगा। वह पलटा भी। चांद की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो कि आ रहा हूं, बस 2 मिनट। मैंने लपक कर उसकी बांह पकड़ने की कोशिश की। मेरा हाथ उसकी बांह तक पहुंचा भी, लेकिन वह बांह पत्थर जैसी ठंडी थी और गीली थी। मैं छूते ही पीछे हट गया। वह बांह एक जिंदा आदमी की बांह नहीं लगी। मैंने रात भर बाद में वही हाथ सूंघा। काई और गात की बो थी। उसके बाद सब बहुत जल्दी हुआ। शरद दीवारों के बीच वाली गली में घुसा। मैं पीछे भागा। मेरे सामने कीचड़ था और उसमें मेरा पैर घुटने तक धंस गया। मैंने खुद को खींचा, गिरा, दोबारा उठा। तब तक वह दिखना बंद हो गया था। फिर एक आवाज आई। मैं उसे बयान नहीं कर पाऊंगा। गीली मिट्टी पर बोरी पटकने की आवाज जैसी। एक बार, सिर्फ एक बार। उसके बाद सन्नाटा। रामेश्वर टॉर्च लेकर पहुंचा। हमने रोशनी मारी। वहां सिर्फ सूखा कीचड़ था, दीवार की जड़ें थीं और गली की खाली लकीर। शरद कहीं नहीं था। हमने सुबह 6 बजे तक चक्कर लगाए। नाम पुकारना मैंने बंद कर दिया था, सिर्फ सीटी बजाता रहा। सूरज निकलने के बाद हमें एक चीज मिली। कीचड़ में आधा गड़ा हुआ एक रबड़ का चप्पल, दायां पैर शरद का। लेकिन वह चप्पल उसके कमरे में था। वह रात को नंगे पैर निकला था। मैंने यह अपनी आंखों से देखा था। 7 बजे मैंने बेलखेड़ा थाने में फोन किया। 9 बजे एक जीप आई। साथ में सब इंस्पेक्टर प्रमोद खड़े थे। 2 सिपाही थे और ठेकेदार का मुनीम था। दोपहर तक 50 से ज्यादा लोग जमा हो गए। पास के गांवों से लोग आए, मछली मारने वाले आए, पंचायत से लोग आए। लोगों ने बांस लेकर कीचड़ में गोता लगाया। जितना पानी बचा था उसमें 2 लड़के गोताखोरी करते रहे। गर्मी 56 डिग्री जैसी लग रही थी और 2 आदमी लू लगने से गिर भी गए। शरद की माँ और बड़ा भाई शाम को मरकाही से पहुंचे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बस यही पूछती रही, साहब वह रात को काम पर क्यों गया था? मेरे पास जवाब नहीं था। मैं सच बता नहीं सकता था और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। खरे साहब ने मुझसे 3 घंटे बात की, पहले नरमी से, बाद में सख्ती से। उनके सवाल गलत नहीं थे। रात को मजदूर बाहर क्यों निकला? आप दोनों उसके पीछे क्यों गए? झगड़ा हुआ था, पैसे का लेन देन था। आखिरी बार किसने देखा? मैंने जो देखा था वही बताया, सिर्फ आवाज वाली बात नहीं बताई। मैंने कहा कि वह नींद में चलने वालों जैसा लग रहा था। खरे साहब ने कहा, नींद में चलने वाले छत से गिरते हैं। जलाशय के पेट में नहीं घुसते। फिर उन्होंने वह चप्पल थैली में रखवा लिया। मैंने उन्हें वह बात बताई कि वह चप्पल रात को उसके कमरे में था। उन्होंने मेरी तरफ देर तक देखा और कहा, बिसेन, रात को आदमी को क्या दिखा यह सबूत नहीं होता। आप आखिरी आदमी हैं जिसने उसे जिंदा देखा। इसका मतलब समझते हैं? मैं समझ रहा था। उसके बाद से 15 दिन मेरी नींद खराब रही और डर किसी आवाज से ज्यादा थाने से लगने लगा। रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें शरद का पूरा नाम, उम्र और पता चाहिए था। मैंने हाजिरी की बही खोली और नाकल करने लगा। लिखते लिखते मेरा हाथ रुक गया। शरद मरकाम, रात वाली आवाज ने उसे इसी तरह बुलाया था। शरद नहीं, भाई नहीं, मजदूर एक नहीं, पूरा नाम जैसा मैंने अपने हाथ से कागज में लिखा था। और रामेश्वर कुमारे, वह भी सरकारी कागज में पूरा नाम था। और धनीराम आर्मो, वह भी। सुखराम टेकाम, फुलवा बाई टेकाम, ये दोनों नाम उस टीन के पट्ट पर लिखे थे। यह मेरे लिए पहला साफ सुराग था। वह चीज जो रात में हाजिरी लगाती थी,
वह लोगों को नहीं जानती थी, वह नाम जानती थी, और नाम वही जो किसी कागज में लिखे गए थे। मैंने रात को रामेश्वर के सामने यह बात रखी। वह बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, 94 में मेरी उम्र 22 थी। मैं तब पक्का नहीं था, बाप के साथ मजदूरी करता था। उस साल पहली बार मेरा नाम सरकारी बही में चढ़ा था, गाद हटाने के काम में, और तब भी यह आवाज आती थी। मेरे बाप ने सुनी थी। उसने मुझे वही समझाया था जो मैंने आपको समझाया। आज भी मेरे घर में रात को कोई मेरा नाम लेकर बुलाए तो मेरी औरत पहले झांकती है, मैं बाद में बोलता हूं। 28 मई को स्टोर रूम की चाबी आ गई। सोनी साहब ने वह बस के ड्राइवर के हाथ भेज दी थी, लिफाफे में। साथ में पर्ची थी, जांच का मामला है, जो मिले उसकी लिस्ट बनाकर भेजो। हमने शाम को पेटी खोली। अंदर से सीलन और मरे हुए कीड़ों की बो आई। नीचे पुरानी बहियां थीं, जिनकी जिल्दें सीलन से फूल गई थीं। सन लिखे थे 87, 88, 90, 93, 94। मैंने 94 वाली बही निकाली। उसमें हर पन्ने पर वही सब था जो मैं रोज लिखता था। तारीख, समय, स्तर, दस्तखत। लिखाई साफ और सीधी थी। मई के बाद जून में स्तर बहुत नीचे चला गया था। 12 मीटर 17, 12 मीटर 15। कुछ दिन के आगे छोटी टिप्पणियां थीं। छतें दिखीं, रात में आवाज। मंगल को 2 बजे 17 सेंटीमीटर। आखिरी लिखाई 19 जून की थी। समय लिखा था रात 2 बजे। स्तर लिखा था। उसके बाद एक शब्द शुरू हुआ था और बीच में छूट गया था, उतर। आखिरी अक्षर से स्याही की एक लंबी लकीर नीचे की तरफ खींची गई थी, जैसे लिखते समय किसी ने हाथ खींच लिया हो। उसके बाद के पन्ने खाली थे, लेकिन बही के आखिरी पन्नों पर, जहां आमतौर पर हम हिसाब किताब लिखते हैं, धनीराम ने कुछ और लिखा था। नामों की एक लिस्ट, 37 नाम। वही लिस्ट जो मैंने टीन के पट पर आधी मिटी हुई देखी थी। उसने भी वहीं से नकल की थी, क्योंकि 94 में पट पर लिखाई अब से बेहतर बची होगी। उसकी लिस्ट में 4 नाम पूरे पढ़े जा सकते थे। सुखराम टेकाम 40 साल, फुलवाबाई टेकाम 36 साल, कजरी 12 साल, भोला 6 साल। चारों के सामने लिखा था अपात्र, मुआवजा नहीं, पट्टा नहीं, और सबसे नीचे धनीराम ने अपने हाथ से एक लाइन लिखी थी जो मुझे आज तक याद है। ये 4 लोग निवासी बही से आज तक नहीं कटे हैं। ना मरे ना बसे, क्या किसी से पूछूं? उसी पन्ने पर एक कागज गोंद से चिपकाया हुआ था। वह धनीराम के गायब होने की सरकारी जांच की टिप्पणी थी। 3 लाइन की टिप्पणी। लिखा था कि कर्मचारी का कोई सुराग नहीं मिला। संभावना है कि वह स्वेच्छा से सेवा छोड़कर चला गया। नीचे दस्तखत थे, खेमराज तिवारी, बाबू, सिंचाई उपमंडल बेलखेड़ा। मैंने वह नाम अपनी छोटी कॉपी में लिख लिया। अगर वह जिंदा था तो वह आदमी 2 चीजें जानता था जो मुझे जाननी थी। 87 में क्या हुआ था और 94 में क्या हुआ था। उस रात सरिता ने मेरे सामने पहली बार रोकर कहा कि वह मायके चली जाएगी। लोग बातें बना रहे थे, पुलिस आ रही थी। एक मजदूर मर चुका था या गायब था, ये किसी को पता नहीं था। तनु को लेकर वह डरी हुई थी। मैंने कहा, 10 दिन रुक जाओ, जांच चल रही है। मेरे घर से जाने का मतलब लोग गलत निकालेंगे। यह बात मैंने अपने बचाव में कही थी। आज सोचता हूं तो लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात कोई हाजिरी नहीं लगी, बिल्कुल सन्नाटा रहा। मैं 2 बजे तक जागता रहा और मुझे लगा कि शायद सब खत्म हो गया। सुबह स्तर में भी सिर्फ 5 सेंटीमीटर का उतार था। फिर मैंने हाजिरी की बही खोली, क्योंकि मुनीम को मजदूरी का हिसाब बंद करना था। शरद मरकाम के नाम पर एक लाइन खींची हुई थी, बहुत साफ लाइन, सीधी पट्टी से खींची हुई जैसी, नाम के ऊपर से। नाम मिटाया नहीं गया था, पन्ना फाड़ा नहीं गया था। जैसे सरकारी काम में नाम काटा जाता है, बिल्कुल वैसे। लाइन के बगल में तारीख भी पड़ी थी, 27 मई। सिर्फ दस्तखत की जगह खाली थी। वह स्याही नीली नहीं थी, मैं नीली स्याही से लिखता था। वह लाइन काली भी नहीं थी, वह गीली राख जैसे रंग की थी, और कागज उस जगह थोड़ा मोटा हो गया था, जैसे वहां पानी सूखा हो। मैंने वह बही लेकर रामेश्वर को दिखाई। उसने देखा और बही बंद कर दी। मैंने पूछा, यह क्या है?
उसने कहा, हिसाब बंद साहब। उसने शरद का नाम काट दिया। खेमराज तिवारी का पता मुझे दफ्तर के चपरासी से मिला। वह बेलखेड़ा के पुराने बाजार के पीछे रहता था। उम्र 68, रिटायर बाबू, सांस की बीमारी। मैं 1990 वाली बही की बात लेकर गया था। उन्होंने मेरे हाथ से वह कागज लिया, अपने दस्तखत देखे और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने बहू से कहा कि दरवाजा बंद कर दे। उन्होंने पूछा, पानी कितना नीचे है? मैंने कहा, 12 मीटर 12, छतें निकल रही हैं। वह बहुत धीरे से बोले, फिर वह हाजिरी लगा रही होगी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरा एक मजदूर जा चुका है, मुझे पूरी बात बताइए। उन्होंने अलमारी से अखबार में लपटी एक मोटी बही निकाली। जिल्द पर लिखा था, ग्राम खपरा टोला निवासी बही, सन 1987। यह सरकारी रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा। मैं रिटायर होते समय चुपचाप घर ले आया। चोरी की है, जो सजा हो ले लूंगा, पर यह दफ्तर में रहती तो कब से रद्दी में बिक चुकी होती। फिर उन्होंने जो बताया वह मैं जितना संभल कर बता सकता हूं बताता हूं। 87 में बांध में पहली बार पानी भरा जाना था। गांव खाली करने की तारीखों से पहले ही बरसात आ गई। ऊपर से आदेश था कि पानी रोको, मौका निकल जाएगा। 9 जुलाई को गेट बंद कर दिए गए। कागज में लिखा गया कि ग्राम पूर्णतः रिक्त है। वह लाइन मैंने लिखी थी, खेमराज ने कहा। मेरे हाथ ने लिखी थी। गांव पूरा रिक्त नहीं था। सुखराम टेकाम का घर उसके बाप के नाम पर था और बाप साल भर पहले मर गया था। नाम चढ़ा नहीं था, पट्टा किसी और के नाम, रहने वाले कोई और। पुनर्वास की लिस्ट बनी तो जांच में लिख दिया गया, अपात्र। नया खपरा में बनी नई बस्ती में उनके लिए जमीन नहीं थी। सुखराम ने 9 महीने चक्कर लगाए। फुलवाबाई हफ्ते में 2 बार दफ्तर आती थी। खेमराज ने कहा कि वह हमेशा एक ही सवाल पूछती थी, बाबूजी, हमारा नाम लिखा है या नहीं? और वह रोज यही जवाब देता था कि कागज बन रहा है। अगले महीने आना। जुलाई में पानी रोका गया तो वे 4 लोग अपने उसी घर में थे। उन्हें लगता था कि घर छोड़ देंगे तो सबूत छूट जाएगा और मुआवजा कभी नहीं मिलेगा। पानी रात में चढ़ा। मैंने पूछा, मरने की रिपोर्ट कहाँ है? कहीं नहीं, उन्होंने कहा। लाश नहीं मिली। गांव रिक्त लिख दिया गया था तो वहां कोई मर कैसे सकता था? बिसेन जी, ये 4 लोग कागज में न बसे न मरे। निवासी बही में आज भी जिंदा है और खपरा टोला के पते पर है। और वह पता पानी के नीचे है। मैंने पूछा कि 94 में धनीराम ने उनसे कुछ पूछा था क्या? उन्होंने सिर झुका लिया। अब पूछा था, 2 बार आया था। मैंने कहा कि नाम काटने का अधिकार बाबू को नहीं होता। उसने कहा था कि फिर मैं खुद लिख दूंगा। मैंने डरा दिया कि नौकरी जाएगी। 17 दिन बाद उसकी गुमशुदगी की फाइल मेरे सामने थी। जाते समय उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और कहा, एक बुढ़िया है नया खपरा में, लीलाबाई। वह उसी टोले की है जो मैं नहीं जानता, वह जानती है। नया खपरा 11 किलोमीटर दूर था। मैं उसी दिन शाम को बाइक से गया। लीलाबाई 70 के ऊपर थीं, आंखों में मोतियाबिंद था। वह चरपाई पर बैठी बाजरा बीन रही थीं। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं सिंदूरी बांध से आया हूं। उन्होंने बाजरा रख दिया। बोली, छतें निकल गईं? हाँ, तो कोई गया भी होगा। मैं चुप रहा। उसके बाद उन्होंने जो बातें कहीं वे कोई पंडित वाली बातें नहीं थीं। वे घर में बटोरी गई सीख जैसी थीं। बेटा, पानी को सब याद रहता है, पर पानी सिर्फ वही मानता है जो कागज पर लिखा हो। जिनका नाम कट गया वे सो गए, जिनका नाम रह गया वे रोज हाजिरी लगाते हैं। और जो जिंदा हैं, जिसका नाम उस जगह के कागज में लिखा है, वह उनकी हाजिरी में गिना जाता है। नाम पुकारें तो हामी मत भरना। जिसने हामी भर दी वह लिस्ट में चढ़ गया। वह ऊपर तक आ सकती है जहां तक पानी की हद है। सरकार ने पत्थर गाड़े थे ना नंबर वाले, वही हद है, उससे बाहर वह नहीं जाती। मेरा गला सूख गया। हमारा दफ्तर और हमारे क्वार्टर 7 नंबर खंभे के आगे थे, यानी हद के अंदर। मैंने पूछा, रोकने का कोई तरीका? लीलाबाई ने कहा, नाम कटवाओ, जैसे सरकार काटती है वैसे। आरती से कुछ नहीं होगा। मैंने वही किया जो एक सरकारी आदमी को सूझता है। 30 मई को मैंने सोनी साहब को लिखित आवेदन दिया।
मैंने लिखा कि 87 की निवासी बही में 4 नाम आज तक दर्ज हैं और वे लोग न पुनर्वासित हुए न मूल रिकॉर्ड में मरे। मैंने निवेदन किया कि रिकॉर्ड सुधारा जाए। जवाब 2 दिन में आ गया और बिल्कुल सही जवाब था। नाम विलोपित करने हेतु मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें। मौत का सरकारी कागज चाहिए था जो बनता ही नहीं था क्योंकि लाश नहीं थी, क्योंकि गांव रिक्त लिखा था। वही कागज अपनी पूंछ खा रहा था। उसी शाम खरे साहब ने फोन पर कहा कि मैं थाना क्षेत्र से बाहर न जाऊं और बयान के लिए तैयार रहूं। शरद की लाश नहीं मिली थी और बिना लाश वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। फिर 31 मई की रात मेरे घर में बात आ गई। रात को सरिता ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। तनु अपने बिस्तर में नहीं थी। वह दरवाजे के पास खड़ी थी और कुंडी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3.5 साल की बच्ची का हाथ कुंडी तक पहुंचता नहीं, इसलिए वह पंजों पर खड़ी थी। मैंने उसे गोद में उठाया। वह जाग गई और सामान्य थी, रोई भी नहीं। मैंने पूछा, बेटा बाहर क्यों जा रही थी? उसने कहा, आंटी बुला रही थी। सरिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने आवाज नरम रखने की कोशिश की और पूछा, कौन आंटी? वही जो रोज आती है, गीली वाली। मेरे हाथ से लगभग वह गिर गई। मैंने खुद को संभाला और पूछा, वह क्या कहती है? तनु ने बहुत सादगी से कहा, पूछती है कि तेरा नाम लिखा है। मेरी जबान नहीं चली। मैंने बस पूछा, तूने क्या कहा? वह खुश होकर बोली। मैंने बोला, हाँ पापा ने लिखा है। और यह सच था। क्वार्टर अलॉट होने पर हर कर्मचारी को एक फॉर्म भरना होता है। निवासरत परिवार का ब्यौरा, नाम, संबंध, उम्र। वह फॉर्म दफ्तर की बही में चिपका होता है। 2 साल पहले मैंने उसमें अपनी नीली स्याही से लिखा था, सरिता बिसेन पत्नी, तनु बिसेन पुत्री। मैंने सरिता को सुबह 6 बजे की बस में बिठा दिया। बहस नहीं हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तनु रात में दरवाजा खोलने गई थी। उसने बिस्तर बांधा और कुछ नहीं पूछा। जाते समय सिर्फ ये कहा, तुम भी नौकरी से ज्यादा खुद को देख लो। मैंने उन्हें बेलखेड़ा से रेल पकड़कर सरिता के मायके तिलवारा भेज दिया, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर। लीलाबाई की बात मेरे दिमाग में थी। हद वहीं तक है जहां तक पानी की हद है। जिस चीज से मेरी बेटी बात कर रही थी वह डूब स्तंभों से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं नहीं जा सकता था। थाने का कहना था कि जांच खत्म होने तक मैं इलाका न छोड़ूं। उसी दोपहर मैंने एक ऐसी गलती की जिसका जिक्र मैं आज भी शर्म से करता हूं। मैंने दफ्तर की बही से वह पन्ना बाहर निकाल लिया जिस पर मेरे परिवार का ब्यौरा चिपका था। मैंने उसे महुआ के पेड़ के नीचे ले जाकर जला दिया। मैंने सोचा था कि नाम कागज में नहीं रहेगा तो तनु उस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। रामेश्वर ने राख देखी तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने किसी को मार दिया हो। वह बोला, साहब ये आपने क्या किया? नाम हटा दिया। नाम नहीं हटाया, कागज झूठा कर दिया। उसी रात मुझे समझ आ गया कि वह सही था। 1 जून की रात हाजिरी पहली बार नीचे से नहीं आई, वह दफ्तर के बाहर से आई। मैं अपने क्वार्टर में था। रात के 1:15 बजे वही बिना उतार चढ़ाव वाली आवाज बिल्कुल मेरी दीवार के पार से सुनाई दी, तनु बिसेन। मेरी सारी देह पत्थर हो गई। तनु बिसेन। मैंने अपने मुंह में गमछा ठूंस लिया। मुझे डर यह नहीं था कि वह दरवाजा तोड़ देगी, डर यह था कि मेरे मुंह से गलती से हाँ निकल जाएगा। तीसरी बार आवाज आई और बंद हो गई। सुबह मैंने दफ्तर का ताला खोला। मेज पर वह बही खुली पड़ी थी जिसमें से मैंने पन्ना निकाला था। जहां पन्ना फटा था वहां अगले खाली पन्ने पर वही ब्यौरा दोबारा लिखा था, नाम, संबंध, उम्र, सरिता बिसेन पत्नी, तनु बिसेन पुत्री। लिखाई मेरी नहीं थी। वही गीली राख जैसा रंग था। मेज पर रेत और काली मिट्टी के कुछ दाने पड़े थे। रामेश्वर ने कहा, साहब जो मिटाने से जाता होता तो सरकार को दस्तखत की जरूरत क्यों पड़ती? 2 जून को दोपहर की बस से खेमराज तिवारी खुद आ गए। सांस फूल रही थी और हाथ में वही अखबार में लपटी बही थी।
उन्होंने वह बही मेरी मेज पर रख दी और कहा, मैं रिटायर हूं, मेरे दस्तखत की अब कोई कीमत नहीं, लेकिन आप ड्यूटी पर हैं, उस जगह का रिकॉर्ड रखने वाला आदमी। आज सिर्फ आप हैं। मैंने पूछा, और जगह? चबूतरा। पुनर्वास की हाजिरी उसी चबूतरे पर ली जाती थी। कोटवार लिस्ट लेकर खड़ा होता था, नाम पुकारता था, लोग हाजिर बोलते थे। मैं खुद 3 बार वहां खड़ा था। जाते समय उन्होंने मेरी मेज पर रखी स्याही की दवात की तरफ देखा और कहा, बिसेन जी, काटना सही तरीके से काटिए, मेरी तरह आधा काम मत करिए। 3 और 4 जून को मैंने सिर्फ तैयारी की। सबसे पहले मैंने सोनी साहब से लिखित में यह मांगा कि पुराने ग्राम के स्थल का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए। वजह मैंने साफ लिखी, संरचनाओं की रिपोर्ट अपूर्ण है। अनुमति मिल गई। मुझे कागज चाहिए था, क्योंकि आगे जो लिखना था वह बिना अनुमति का लिखा होता तो आगे रद्द हो सकता था। दूसरा, मैंने 87 की निवासी बही खोली और सबसे पहले अपना नाम चढ़ाया। निरीक्षण हेतु उपस्थित कर्मचारी अजय बिसेन, गेज रीडर, नीचे तारीख और दस्तखत। मैंने यह जानबूझकर किया। मेरा नाम उस बही में नहीं था और जिसका नाम नहीं होता वह उनकी हाजिरी में नहीं होता। लेकिन अगर मैं नाम काटने गया और वह मुझे गिनती में ही न ले तो वह मेरी लिखाई को भी नहीं मानेगी। यह मेरा अनुमान था। मेरे पास इससे बेहतर कुछ नहीं था। तीसरा, समय। 4 जून की शाम सोनी साहब ने फोन पर खबर दी कि ऊपर के बांध से हमारे जलाशय में पानी डाला जाएगा पीने की सप्लाई के लिए। गेट 5 जून की रात 9 बजे खुलेगा और पानी करीब 2 बजे हम तक पहुंचेगा। 4-5 दिन में पुराना गांव फिर पानी के नीचे चला जाता। यानी मेरे पास सिर्फ एक रात थी। 5 जून, अमावस्या। स्तर 12 मीटर 10, जो मेरी नौकरी में सबसे नीचा था। रामेश्वर को मैंने मना किया। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम रोज पुकारा जाता है, तुम नीचे मत चलो। वह महुआ के नीचे बीड़ी पीता रहा। फिर बोला, 25 साल से मैं रात को मुंह दबाकर बैठता हूं साहब। मेरी लड़की की शादी हो गई, मुंडन हो गया, पर मैं आज तक रात में अपने नाम का जवाब नहीं दे पाया। अगर काटने से यह सब बंद होता है तो मैं लालटेन पकड़ूंगा। 5 जून को रात 12:30 बजे हम नीचे उतरे। मेरे झोले में 87 की निवासी बही थी, नीली स्याही वाली 2 कलमें, लोहे की पट्टी, निरीक्षण की अनुमति वाला कागज और मोमजामा। रामेश्वर के हाथ में लालटेन, कुदाल और एक रस्सी थी। अमावस्या की रात थी, इसलिए जितना लालटेन दिखाती थी उतना ही दिख रहा था। गर्मी रात में भी नहीं टूटी थी। सूखे कीचड़ से दिन भर की गर्मी निकल रही थी। हम चबूतरे तक पहुंचे तो मेरी कमीज भीग चुकी थी। चबूतरे पर मैंने मोमजामा बिछाया और बही रख दी। लालटेन बगल में रखी। मैंने पन्ना निकाला जिस पर वे 4 नाम थे, सुखराम टेकाम, फुलवाबाई टेकाम, कजरी, भोला। सामने वही पुराना शब्द, अपात्र। कलम खोलते समय मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने रामेश्वर से कहा कि जो भी सुनाई दे जवाब मत देना और मेरा नाम भी मत पुकारना। उसने सिर हिलाया और कहा, पहले एक काम कर लें, यह चबूतरा आधा कीचड़ में है। लिखाई के वक्त आपको सीधा बैठना पड़ेगा। वह कुदाल से चबूतरे के किनारे से कीचड़ हटाने लगा ताकि बैठने की जगह बने। 2-3 बार कुदाल मारने पर नीचे कुछ सख्त चीज से आवाज आई। वह स्कूल की गिरी हुई दीवार का एक मोटा सीमेंट का शहतीर था जो बरसों से कीचड़ में तिरछा पड़ा था। मैंने कहा, छोड़ दो, मैं खड़े खड़े लिख लूंगा। मेरी बात पूरी होने से पहले कीचड़ खिसका। आवाज बहुत कम थी, सिर्फ छपाक जैसी। वह शहतीर एक तरफ से नीचे घूमा और रामेश्वर की बाईं टांग के ऊपर आ गया। वह चीखा नहीं, उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली और कहा, साहब, टांग दब गई। मैंने लालटेन उठाई। शहतीर छोटा नहीं था। मैंने कंधा लगाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने कुदाल डालकर लीवर बनाने की कोशिश की। कुदाल की बेंत चटक गई।
रामेश्वर ने दांत भींचकर कहा, ज्यादा गहरा नहीं गया है, पर निकलने लायक भी नहीं हूं। मैंने घड़ी देखी, 1:10। पानी 2 बजे आना था और ठीक उसी वक्त गलियों की तरफ से वह आवाज शुरू हुई, सुखराम टेकाम। इस बार वह बहुत करीब थी, इतनी करीब कि मुझे लगा कि बोलने वाला चबूतरे के दूसरे किनारे पर खड़ा है। नीचे से जवाब आया, वही थकी हुई आवाज, हाजिर। फुलवाबाई टेकाम। हाजिर। मैंने कलम खोली और बही सीधी की। सुखनंदन बाबू की सीख मेरे सामने थी, मिटाना नहीं, फाड़ना नहीं, एक साफ लाइन, बगल में सही बात, तारीख और नीचे दस्तखत। मैंने लोहे की पट्टी रखी और पहले नाम पर लाइन खींची। बगल में लिखा, मूत, दिनांक 9 जुलाई 87, जलमग्न ग्राम खपरा टोला। मैं जानता था कि लिखना काफी नहीं है। कोटवार लिस्ट चुपचाप नहीं पढ़ता था, वह बोलता था। मैंने सिर उठाया और जितनी ऊंची आवाज मेरे गले से निकल सकी निकाली। सुखराम टिकाम, मूत, 9 जुलाई 87। नाम काटा, गया। गलियों की तरफ से आने वाली आवाज एक पल रुकी और फिर वह भारी जवाब, जो अब तक हाजिर कहता था, नहीं आया। मेरे हाथ में ताकत आ गई। मैंने दूसरी लाइन खींची, फुलवा बाई टेकाम, मूत, 9 जुलाई 87। नाम काटा गया। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी लालटेन की लौ कांपी। तीसरा नाम मेरे लिए सबसे मुश्किल था। 12 साल की लड़की, कजरी, मूत, 9 जुलाई 87। नाम काटा गया। उस वक्त एक बच्ची की आवाज ने, हाजी, कहा और बीच में टूट गई। मैं सच कहूं, उस समय रोना मुझे डर से ज्यादा आया। फिर चौथा, 6 साल का बच्चा, भोला, मूत, 9 जुलाई 87। नाम काटा गया। चबूतरे के पत्थर पर मेरी बही से 2 बालिश्त दूर गीले पैरों के 2 छोटे निशान बने। नंगे पैर। वे कुछ पल रहे और फिर सूख गए। मैंने नीचे तारीख लिखी, 5 जून 2019। फिर अपना पूरा दस्तखत किया, अजय बिसेन, गेज रीडर। नीचे निरीक्षण की अनुमति का क्रमांक भी लिखा, ताकि कोई बाद में यह न कह सके कि बिना अधिकार लिखा गया था। हाजिरी वाली आवाज बंद हो गई। मैंने रामेश्वर की तरफ देखा, वह हंसने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, हो गया साहब, अब मुझे निकालो। मैंने घड़ी देखी, 1:52। मैंने रस्सी शहतीर में बांधी और पीपल के ठूंठ से लपेटकर खींचा। ठूंठ का ऊपरी हिस्सा सड़ चुका था और चटक गया। मैंने लोहे की पट्टी को लीवर बनाया। पट्टी मुड़ गई। मैंने हाथ से कीचड़ खोदना शुरू किया ताकि नीचे जगह बने और वह टांग खींच सके। मेरे नाखून निकल गए। वह जगह बनी भी। फिर मुझे पैरों के नीचे ठंडक महसूस हुई। पानी आ गया था। वह लहर बनकर नहीं आया, बस सूखी दरारों में फैलने लगा, जैसे फर्श पर तेल बहता है। 5 मिनट में वह टखने तक आ गया। 10 मिनट में पिंडली तक। मैं चिल्लाया। मैंने सोचा कि घाट से कोई सुन लेगा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। पूरी कॉलोनी में हम 2 लोग थे। यह भी मेरी ही गलती थी। मैंने किसी को बताया नहीं था कि हम रात में नीचे जा रहे हैं। रामेश्वर ने मेरी कमीज पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और कहा, बही लेकर भागो। मैंने कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह बोला, साहब, आपकी जिद से मेरी टांग नहीं निकलेगी। बही पानी में भीग गई तो लिखाई बह जाएगी और यह सब बेकार जाएगा। वह सही था और मुझे पता था कि वह सही था। मैंने बही मोमजामे में लपेटी और झोले में डाली। फिर मैंने आखिरी बार शहतीर से कंधा लगाया। पानी अब घुटने तक था और कीचड़ नरम पड़ रहा था। शहतीर थोड़ा हिला, लेकिन नरम कीचड़ में वह और नीचे बैठ गया। रामेश्वर ने पहली बार दर्द से आवाज निकाली। वह हांफते हुए बोला, साहब, मेरी बात सुनो। मेरा नाम कागज में है। बही में सच लिख दो। ड्यूटी पर लिखो। मेरी लड़की को मुआवजा मिलेगा। जो नहीं लिखा जाता वह होता ही नहीं। मैं रो रहा था। मैंने कहा,
मैं लिखूंगा। पानी उसकी कमर तक पहुंचा और फिर गलियों की तरफ से आवाज ने एक नाम पुकारा, रामेश्वर कुंवरे। मैंने उसका मुंह दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ हटा दिया। 25 साल में पहली बार उसने जवाब दिया, हाजिर। फिर उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, अब भागो, मेरा नाम लेकर पीछे मत मुड़ना। मैं नहीं भागा। मैंने एक बार फिर उसकी बांह पकड़ी और खींचा। पानी तब उसकी छाती तक था। मेरा पैर फिसला और मैं पूरा पानी में चला गया। नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। झोले का बोझ, कमीज, कीचड़। मेरा एक पैर किसी दीवार की जड़ में फंस गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह मैं साबित नहीं कर सकता। मैं डूब रहा था और डूबते आदमी को क्या क्या लगता है ये सब जानते हैं। मुझे लगा कि किसी ने मेरी पसलियों के नीचे हाथ लगाकर मुझे ऊपर की तरफ धकेला। हाथ छोटे थे और बर्फ जैसे ठंडे। 2 बार धक्का लगा। मेरा पैर जड़ से निकल गया और मेरा सिर पानी से बाहर आ गया। मैं खांसता हुआ, घिसटता हुआ ऊंची जमीन तक पहुंचा। पलट कर देखा तो लालटेन पानी में बुझ रही थी। चबूतरे की जगह सिर्फ काला पानी था। मैं सुबह तक वहीं पड़ा रहा। झोला मेरे सीने से चिपका था। बाकी बात जल्दी खत्म करता हूं। रामेश्वर कुंवरे का शरीर 7 जून की शाम निकाला गया। गोताखोरों को वह उसी शहतीर के नीचे मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डूबने से मौत लिखी गई और बाईं जांघ की हड्डी टूटी थी। मैंने उसी रात सब कुछ बही में लिख दिया था। समय, स्तर, निरीक्षण की अनुमति, शहतीर, पानी का समय और यह कि रामेश्वर कुंवरे ड्यूटी पर था। वही लिखाई बाद में उसकी पत्नी के काम आई। मुआवजा मिला। गया आदमी वापस नहीं आया, पर उसके नाम के आगे अनुपस्थित नहीं लिखा गया। शरद मरकाम का शरीर 11 दिन बाद मिला। 16 जून को बांध से 3 किलोमीटर दूर सड़क की एक सूखी पुलिया में। वहां बरसों से पानी नहीं आया था। रिपोर्ट में डूबने से मौत लिखी गई क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी और जलाशय की काली गाद थी। यह कैसे हुआ यह आज तक किसी ने नहीं लिखा। खरे साहब ने मेरा बयान 3 बार लिया। मुकदमा नहीं बना। जाते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बिसेन, मेरी नौकरी में 2 मामले ऐसे हैं जिन्हें मैं समझना नहीं चाहता। यह दूसरा है। 87 की निवासी बही मैंने विभाग में जमा कर दी। साथ में खेमराज तिवारी ने अपना शपथ पत्र लगाया। उन्होंने लिखा कि 87 में ग्राम पूर्णतः रिक्त नहीं था और यह लिखने वाला वह खुद था। जांच बैठी। 4 नाम सरकारी रिकॉर्ड में मुंह दर्ज हुए। 32 साल बाद खेमराज तिवारी को अक्टूबर में लकवा मारा। वह 15 दिन अस्पताल में रहे और फिर चले गए। मैं उनसे मिलने गया था। बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने मेरी हथेली पर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आया। धनीराम आर्मो की फाइल में 2021 में सुधार हुआ। बिना सूचना अनुपस्थित हटाकर कर्तव्य पर लापता लिखा गया। उसकी पत्नी को बहुत थोड़ा पैसा मिला। 27 साल बाद मिले पैसे का कोई मतलब नहीं होता। मैंने अगस्त 2019 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पेंशन नहीं बनी। अब मैं एक निजी गोदाम में तुलाई का काम करता हूं। मैं किसी कागज पर अपना दस्तखत नहीं करता। जहां जरूरी हो अंगूठा लगा देता हूं। लोग समझते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं सफाई नहीं देता। सरिता ने मुझसे कभी पूरी बात नहीं पूछी। आज हम दोनों साथ हैं। तनु अब 10 साल की है। उसे उस कॉलोनी की कोई बात याद नहीं। न महुआ के पेड़, न लालटेन, न वह आंटी। पिछले साल स्कूल की कॉपी के आखिरी पन्ने पर मुझे उसकी लिखाई में 4 नाम मिले। सुखराम, फुलवा, कजरी, भोला। नीचे 5वां नाम शुरू होकर छूट गया था। अजब, मैंने पूछा कि ये नाम कहां से लिखे। उसने कंधे उचकाकर कहा कि पता नहीं, लिखने का मन कर रहा था। मैंने वह पन्ना फाड़ा नहीं। फाड़ने से कुछ नहीं होता, यह मैं सीख चुका हूं। मैंने उस पन्ने पर अपने हाथ से साफ लाइन खींची। बगल में लिखा रद्द, तारीख डाली और नीचे अंगूठा लगा दिया। दस्तखत मैं नहीं कर सका। 6 साल हो गए हैं। सिंदूरी बांध में उसके बाद पानी उतना नीचे नहीं गया। मैंने पिछले महीने अखबार में पढ़ा कि इस बार बरसात कम हुई है और जलाशय में पानी खतरे के निशान से नीचे जा रहा है। मैं नहीं जानता कि उस रात मैंने हिसाब बंद किया था या सिर्फ एक पुरानी बही बंद करके नई बही खोल दी थी। शरद मरकाम के नाम पर खिंची लाइन के नीचे दस्तखत की जगह आज भी खाली है। वह बही सरकारी रिकॉर्ड है।
और आज भी उसी दफ्तर में रखी है। और अगर आपसे कभी रात में कोई सिर्फ इतना पूछे कि तेरा नाम लिखा है, तो मेरी एक बात याद रखिए, जवाब मत दीजिए, चाहे आवाज आपके अपने घर की ही लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए श्रापित फाइल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। श्रापित फाइल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।